प्रोग्राम बदले मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले 6 जजेस की खुफिया इदारों और एग्जीक्यूटिव पर अदलिया के मामलात में मुदाखलत के इल्जाम ने हलचल मचा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस से गैर मामूली मुलाकात, हुकूमत का खत पर इंक्वायरी का ऐलान, पीटीआई ने कमीशन बनाने की तजवीज मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की चीफ जस्टिस काजी फायजीसा से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात, एग्जीक्यूटिव की अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फुल कोर्ट के बाद एलामिया जारी। वजीर आजम की मुलाकात के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का सख्त बयान, क्या हालात बिगड़ सकते हैं? इसके अलावा बात करेंगे, विफाकी काबीना ने 24 अफराद के नाम ईसीएल में डालने, 2 शख्सियात के नाम निकालने की मंजूरी दे दी। काबीना की एग्जिट कंट्रोल लिस्ट की तश्कील 9, विफाकी वजीर दाखिला को निकाल दिया गया। वजीर आजम ने सरबराही अपने पास रख ली, वजह क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे, मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना लिया तो केपी में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने धमकी लगा दी। स्पीकर केपी असम्बली अदालती अहकामात मानने से इनकारी, इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक जज और माहिर कानून शाखावर साहब ने, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाखावर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शाखावर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। बात करेंगे, एक 6 जजेस का संगीन नौयत का खत आया जिसमें संगीन तरीन नौयत के जो थे वो इदारों पे इल्जामात थे। पीटीआई का जो बयानिया था उसको इससे तकवीयत मिल गई, वकला तंजीमें मैदान में आ गई, ये पूरी सिचुएशन क्रिएट हुई और फाइनली आज जो है चीफ जस्टिस की मुलाकात हुई वजीर आजम से और उसके बाद ऐलान किया गया कि एक कमीशन बनाया जाएगा। अब ये बताइए शाखावर साहब, इस सारे सिनेरियो में ये कमीशन कितना मौसर साबित हो सकता है? देखिए, इसके 2 ही तरीके हो सकते थे कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे जो है अपनी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करते हुए 184(3) के तहत इस पे खुद जो है वो एक समाअत जो है वो कर लेती और इसका नोटिस ले लेती, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला लेते। और लेकिन उसमें फिर ये है कि वो जजेस जो 6 हैं उनको भी बुलाया जाना जरूरी था, तो वो भी एक ऑप्शन मौजूद थी जो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस ऑप्शन को जो है वो एक्सरसाइज नहीं किया। अब जो आज वजीर आजम की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, तो मेरा ख्याल है कि उसी मुलाकात के नतीजे में जो एलामिया जारी हुआ है कि इस पे जो है कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है वो बनाया जाएगा, एक इंक्वायरी कमीशन। तो अभी अगर आप देखें तो कानून के मुताबिक इस वक्त जो कानून है जिसके तहत फेडरल गवर्नमेंट किसी भी मुद्दे की तहकीक कराने के लिए, उसकी इंक्वायरी कराने के लिए एक कमीशन एंड इंक्वायरी एक्ट है 2017, उसको वो इन्वोक कर सकती है। वो उन्होंने उसका अंदिया दे दिया है और कल गालबन कैबिनेट का इजलास होगा और फेडरल गवर्नमेंट उसकी मंजूरी दे देगी, तो फिर वो एक बाकायदा नोटिफिकेशन के जरिए जो है उसी लॉ के तहत कोई भी इंक्वायरी कमीशन बना सकते हैं। वो 1 मेंबर भी हो सकता है, 2 भी या उससे ज्यादा भी लोग हो सकते हैं, तो उसमें रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं, कोई भी जिम्मेदार जो है वो अशखास उसमें हो सकते हैं। तो उसमें फिर एक टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो हैं वो उनके सामने रखे जाएंगे। वो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस वही होंगे जो कि संगीन इल्जामात जो है वो 6 जज साहिबान ने जो है वो रियासती इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर लगाए हैं। तो उसमें भी वो जो कमीशन होता है इंक्वायरी कमीशन, उसके पास भी एक सिविल कोर्ट के इख्तियारात होते हैं। सिविल कोर्ट के इख्तियारात का मतलब ये है कि वो किसी को भी अपनी मुआवनत के लिए किसी भी हुकूमती और गैर सरकारी इदारों को भी जो है मुआवनत के लिए तलब कर सकती है। उसके अलावा बतौर गवाहान जो कंप्लेनेंट्स हैं उनको भी बुला सकती है और जितने स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं उन सब का मौकफ जो है वो सुनने के बाद वो जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस होंगे उसके मुताबिक वो फिर आंसर करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट देंगे। शाखावर साहब, कमीशंस की आपने बात की एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हेयर कि जो एक सोल्यूशन एक तरह से निकाला गया है, डिवाइस किया गया, कमीशंस पहले ही बहुत बने हैं। अब आप जरा इस कमीशन की फॉर्मेशन को देखें, किस तरह का कमीशन बन सकेगा और कैसे बनेगा? कौन से इदारों की मदद ली जाएगी, तहकीकात किस तरह से कींगी, कौन से अफसरान इसमें शामिल होंगे, कौन से लोग होंगे जो हर एक को बुला सकें और उससे पूछ सकें? बहुत सेंसिटिव नौयत की इन्वेस्टिगेशन है, तो आपको लगता है कि कीपिंग द कमीशन हिस्ट्री इन पाकिस्तान इन व्यू कोई मौसर हो सकेगा ये कमीशन या फॉर्मेशन हो सकेगी इसकी? देखिए, बात ये है कि ये जो कमीशंस बनते हैं कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत, वो जो भी फाइंडिंग देते हैं वो उनकी जो है एक सिफारिश होती है
चूंकि ये फेडरल गवर्नमेंट ने ये जो है कमीशन बनाएंगे तो वही टर्म्स ऑफ रेफरेंस उनको देंगे। तो वो जो भी कमीशन होगा, चाहे वो एक मेंबर कमीशन हो या उससे ज्यादा हो, तो वो अपनी रिकमेंडेशंस पूरी कार्रवाई करने के बाद वो फेडरल गवर्नमेंट को जो है वो देगा, और फेडरल गवर्नमेंट उसी की रोशनी में फिर जो मुनासिब इक़दाम हैं कानून के मुताबिक वो फिर फेडरल गवर्नमेंट ने करने होते हैं। तो इसलिए जो कमीशन होता है उसने इंक्वायरी करने के बाद अपनी सिफारिशात जो है और रिकमेंडेशंस वो फेडरल गवर्नमेंट को देनी है। वो भी मैं आपको बताऊं कि वो जो ऐसी रिकमेंडेशंस हैं या फाइंडिंग्स हैं वो बाइंडिंग नहीं होती, उसकी एक जो है मुशावरती या उस तरह का एक उनका जरूर एक रोल होता है, लेकिन वो फिर फेडरल गवर्नमेंट है जिसने उसके मुताबिक या उसकी गाइडलाइंस में जो है आगे इक़दाम कर रहे हैं। सर जी थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया सर। सर ये पहले तो ये बताइएगा कि ये आपके लिए कितना हैरान कुन था लेटर सामने आना 6 जजेस का, इतना अनप्रेसिडेंटेड बताया जा रहा है कि उनको इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो अफसरान हैं, ऑपरेटिव्स हैं, वो उनको विजिट करते हैं घरों पे या अदरवाइज। आपकी अपनी क्या इस पे रिएक्शन था, क्या रीडिंग थी सर? हाउ डू यू अगर रिव्यू इट, आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए बात ये है कि ये एक वाकई बॉम्ब शेल जरूर था कि ये इतना बड़ा एक लेटर जो है वो 6 सिटिंग जजेस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी तरफ से आना और उसको पब्लिक भी हो जाना और उनके दस्तखतों से उसका जो है वो पूरे प्रिंट मीडिया में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी उसका एक एक हरफ जो है वो मुश्तहिर हुआ है। तो उसमें जो है वो यकीनन एक सरप्राइजिंग था, बहुत बड़ा सरप्राइज था। उसके बाद फिर इस पे लोगों के मिले जुले रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गए। मैं जाती तौर पे आपको समझता हूँ क्योंकि मैं एक कानून का तालिब इल्म भी हूँ और मैं थोड़ा सा हसासियत रखता हूँ मुल्क की मामलात में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशंस। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल है जो इस लेटर से जाहिर हुई है, ये जो वाकयात हैं ये कोई मई 2013 से शुरू होते हैं जिसमें जिसका जिक्र इस लेटर में भी मौजूद है कि उस वक्त एक वाकया हुआ उस लेटर के मुताबिक कि वो एक सीनियर जज साहब के करीबी रिश्तेदार को उठाया गया और उनको सब कुछ जो भी हुआ, फिर कुछ जो है वो खुफिया कैमरे या ऐसी डिवाइसेस एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब के घर से निकली जो कि उनकी जो निजी जिंदगी के बारे में उनकी जो है वो मालूमात इकट्ठी करती थी, रिकॉर्डिंग करती थी या स्पाइंग करती थी। तो ये यकीनन बड़े अफसोसनाक बातें हैं। ये वो सूरत हाल होती है कि जहां पर आला अदलिया का जो खुद मुख्तारी का कॉन्सेप्ट है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, लेकिन उसकी रेमेडीज क्या हैं? सर रेमेडीज पे आते हैं शाह खबर साहब, आप खुद माशाल्लाह हाई कोर्ट के जज रहे हैं सर जी। ये कभी आपके साथ भी इस तरह की कोई वाकयात पेश है कि कोई आपको इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, कोई ऑपरेटिव किसी ने इन्फ्लुएंस किया हो, किसी रिश्तेदार के जरिए, किसी दोस्त के जरिए, या किसी को थ्रेट कराया गया हो या बुली किया गया हो या इस तरह के कंसिक्वेंसेस की धमकियां दी गई हों, इस तरह की चीज़ कभी आपके साथ भी हुई सर? मैं रोक क्लासर साहब बड़ी ईमानदारी से आपको कहूं कि मेरे साथ कभी भी ऐसी सूरत हाल नहीं हुई। मैं जितना सा हाईकोर्ट में बतौर जज रहा हूं, मुझे अपने किसी सीनियर जज ने या उस वक्त के चीफ जस्टिस ने कभी किसी केस के हवाले से कोई मुझे सिफारिश नहीं की या मुझे कोई ऐसी जो है वो रिकमेंडेशन नहीं दी कि इसमें आपने ये करना है। वो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जहां तक एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट का या वो चीजों को मॉनिटर कर रहे होते हैं बड़ी, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। ये कोई आज की ये बात नहीं है, ये तो बड़ी शुरू से अगर आप ले लें तो उस वक्त से ये जब से हमारी अदलिया जो है उसमें उसकी एक हिस्ट्री है, उसमें एजेंसीज का और एग्जीक्यूटिव्स का तो अमल दखल रहा है जो कि बड़ा अफसोसनाक है। अब लेकिन अब इसको खत्म कैसे करना है इसके बारे में एक मैकेनिज्म ये सर इस पे खत्म करने पे आते, मैं अभी बहुत सारे सवाल आते हैं, मैं चाहता हूँ कि हम इसको ये जो आपकी सजेशन वाली है ना सर, इसको एंड पे ले जाते हैं सर। अगर मेरी राय है सर, आप इससे डिफर कर सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं उन्होंने 2013 तक जब तक वो रहे हैं उन्होंने एग्जेक्टिव की एस्टेब्लिशमेंट का इन्फ्लुएंस अगर था, कोई पहले जुडिशरी पे जो लगते थे जी कि एग्जेक्टिव भारी है, एस्टेब्लिशमेंट भी है, बहुत सारी चीज़ें उनकी मर्जी से भी होती हैं। और आपको याद होगा जन असलम बेग का मशहूर ज़माना कि मैसेज भेजा था उन्होंने इनके ज़रिए, वसीम सजाद साहब के ज़रिए कि आपने जुनैजो साहब की हुकूमत को आपने बहाल नहीं करना। सो इस तरह की चीज़ें माजी में भी जैसे आपने कहा होती रही हैं। फ़रूक लगारी साहब ने जब बेनज़ीर भुट्टो साहब की हुकूमत तोड़ी तो उन्होंने भी कहा कि इंटेलिजेंस के लोग जो हैं कि उनके कहने पे जी मेरे फैमिली
और उन लोगों के टेलीफोन टैपिंग होती थी। अच्छा सरदार, आपको याद होगा चीफ जस्टिस जो थे सजाद अली शाह साहब, उन्होंने यही कहा था कि उनके भी टैपिंग कैमरे वगैरह होते। सो ये सारी चीज़ें होती रही, फेयर इनफ। लेकिन हम समझते नहीं है कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो इसको ट्रेंड को तोड़ा था कि एस्टेब्लिशमेंट या एग्जेक्टिव इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, उनके बाद अगेन जो आए हैं जजेस सबान हैं, स्पेशल चीफ जस्टिस, वो स्पेस को मोमेंटम को कायम नहीं रख पाए। अगर रख सके और वो पेस उन्होंने स्पेस पैदा की दोबारा इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए, हुकूमतों के लिए कि वो इन्फ्लुएंस करें। 2013 तक हमें इस तरह की चीज़ें मेरे ख्याल नहीं मिल रही थी उन 4-5 सालों में। देखिए रब साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली की जो मूवमेंट थी, आपका क्या ख्याल है कि उसमें भी जो 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 मैटर करती है कुव्वतें उनके हाथ नहीं थे या उनकी पुष्पनाई नहीं थी? उससे वहां पे भी ये नहीं थी। जिस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इफ्तिखार चौधरी साहब को जनरल मुशर्रफ ने बुलाया, उस वक्त DGI-SI भी उधर मौजूद थे, तो उस वक्त उन्होंने जो स्टैंड लिया या उनका जो इतना हार्ड स्टैंड था और उन्होंने आगे उनके सामने झुके नहीं, और उसके बाद फिर एक बहुत भरपूर किस्म की लॉयर्स मूवमेंट आई, उसके पीछे भी बहुत सारी जो है चीजें जो है वो पिन्हा थी, उसके पीछे भी कारबंद थी बहुत सारी चीजें। तो हम तो उसको भी ये नहीं कह सकते। नहीं, आप ये कह रहे हैं सर, आप थोड़ा सा हल्का सा झिझक रहे हैं। मैं जरा थोड़ी सी, अगर आप ये कह रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ की विद इन एस्टेब्लिशमेंट कुछ उस वक्त के पावरफुल लोग जो थे इंटेलिजेंस एजेंसीज में, वो खिलाफ थे, वो चाहते थे कि इनको एक्सटेंशन ना लेने दी जाए, दोबारा सदर ना बनाया जाए और ये घर जाए, लिहाजा इस मूवमेंट को अगर पीछे से इंटेलिजेंस एजेंसी के इदारे थे जो उनको पुश कर रहे थे, को कूजे में बंद कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं आपको एक और वाकया बताता हूँ। मेरा ख्याल है 2009 की बात है कि एक बड़े इंपॉर्टेंट केस की समाअत हो रही थी। उस वक्त एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे, उन्होंने एक सिविल मिसलिनियस एप्लीकेशन मूव की थी, उसमें उन्होंने सीडीज साथ लगाई हुई थी। और जब वो सीडीज और मिसलिनियस एप्लीकेशन जब जजेस ने देखी तो वो बड़े सीखपा हो गए और उन्होंने कहा कि इसको फौरन सील कर दिया जाए। और उसके बाद उन्होंने, उस वक्त मुझे याद है कि जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे थे, उन्होंने एक जुडिशियल ऑर्डर पास किया था, ये गलत 2009 की बात है। उन्होंने ये कहा था कि IB को और ISI को उनको कहा था कि आपने हमारी जितनी भी प्रीमिसेस हैं, हमारे जजेस के रिहायशगाहें हैं या हमारे चैम्बर्स हैं, हमारी अदालतें हैं, उनकी स्क्रीनिंग करने के बाद आपने एक सर्टिफिकेट देना है कि यहाँ पे कोई भी जासूसी के आलात, बगिंग डिवाइस या रिकॉर्डिंग की डिवाइसेस मौजूद नहीं है। उस CM में क्या था और उस सीडीज में क्या था वो कभी भी जो है वो आश्कार नहीं हुई। लेकिन ये इस तरह के वाकयात पहले भी होते रहे हैं। तो ये मैं नहीं कहता कि इसको जो है ये कभी भी ये प्रैक्टिस नहीं रही, ये प्रैक्टिस है, नापसंदीदा है। लेकिन फिर आप मुझे कहेंगे कि मैं सारी आपकी बात काट रहा हूँ सर, ये प्रैक्टिस सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक कन्फाइन थी या लाहौर, कराची, क्वेटा, पेशावर या सुप्रीम कोर्ट में भी कोई इस तरह की चीज़ें आपके ख्याल हो रही होंगी? लेकिन क्योंकि उन्होंने हिम्मत की, उन 6 जजेस सबान रिकॉर्ड पे आ गए, बाकी जो है उन्होंने इग्नोर किया या उन्होंने रजिस्ट किया होगा, बता दिया होगा भाई साहब कि हम नहीं करते। तो इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्यों आया है सर? राव साहब, मैं आपको एक बड़ी सेंसिटिव बात बताने वाला हूँ। मैं खुद चूंकि जज रहा हूँ सर। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि उनकी प्राइवेट जिंदगी को मॉनिटर करने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज या जो खुफिया इदारे हैं वो उन पे नजर रखते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो जज हजरात के जो नायब कासदीन होते हैं, जो कि जिनको हर वक्त एक्सेस होती है जजेस के घर आने जाने के लिए भी और उनकी जो है वो चैम्बर्स में भी आने जाने की, वो क्लोजेस्ट लोग होते हैं। आप उसको भी रूल आउट नहीं कर सकते। वैसे सर कहते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का सर, मैं सर बात कर और मैं काट रहा हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये तो दुनिया भर में होता है सर। जितने इंटेलिजेंस ये इदारे होते हैं, सबसे ज्यादा जो उनके लिए बेहतरीन वो जासूसी कर सकते हैं वो तो घर के मुलाजमीन कर सकते हैं, ड्राइवर, कुक, माली, गार्ड्स, व्हाटएवर, बिकॉज के ऑल द टाइम। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, एक नेगेटिविटी के अलावा भी जो रियासती इदारे होते हैं वो उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो इवन उनकी हिफाजत के लिए भी जो है वो उन पे कम से कम नजर रखते हैं, क्योंकि वो रियासत का ये काम है कि उन्होंने इदारों की जो हिफाजत करनी है और उन पे किसी हद तक जो है वो नजर इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि उनको नेगेटिवली देख रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितने भी हमारे डिग्नेटरीज हैं, चाहे वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, सबऑर्डिनेट जुडिशरी के जजेस हैं, या हमारे वुज़रा हैं, अरकान असम्बली हैं और डिग्नेटरीज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी हिफाजत के लिए यही पुलिस और यही स्पेशल ब्रांच जो है ये मामूर होती है।
और वो इनकी हिफाजत का जिम्मा भी उनका होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि उनको इस नजर से देखना कि उनका अच्छा सर, अब आपको क्या लगता है इतने बड़े ब्लैकमेल किया जाए, इतने बड़े स्कैंडल के बाद समझता हूँ कि डेप्रिकेट किया जाना सर, इतने बड़े स्कैंडल के बाद आपको लगता है कि अब ये प्रैक्टिस ये बंद हो जाएगी या एज ए कंटिन्यू रहेगी? कल भी बात हो रही थी कि जब चीफ जस्टिस उस वक्त थे उमर अता बंदयाल साहब, तो उन्होंने अपने वो चैम्बर में वो मिले थे, उनसे DGI से मिले थे और भी कुछ अफसरान थे। तो जब चीफ जस्टिस साहबान जो है खुद मिलेंगे चैम्बर में उनके इंटेलिजेंस के इदारों से, तो फिर ये मैसेज तो जाएगा, बाकी उनके अपने इदारे में भी जाएगा, लोअर रैंक्स में जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं, फिर वो जो जुडिशरी में भी चला जाएगा कि चीफ जस्टिस साहब मिल रहे हैं तो फिर तो बाकियों से मिला जा सकता है। सो आप समझते नहीं है कि उमर अता बंदयाल साहब ने जो वहाँ पे वो अगर मुलाकातें की थी अपने चैम्बर में, तो वो भी एक प्रैक्टिस बनी, एक प्रेसिडेंट बनी सर पिछले साल मेरा ख्याल है। देखिए मैं समझता हूँ कि अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जब जजेस की खदशात के ऊपर, उनकी शिकायत के ऊपर, वो बिल्कुल वो इंटरेक्ट कर सकते हैं रियासती इदारों के साथ। वो रियासती इदारे हमारे मुल्क के इदारे हैं, वो कोई किसी दुश्मन मुल्क के इदारे तो नहीं है। तो एक इंटरएक्शन जो है रियासती इदारों का, इवन अदलिया के साथ भी वर्किंग रिलेशन की हद तक जरूर रहना चाहिए, उसको तो मैं नहीं कहता, लेकिन जहां पे उनके वीक पॉइंट्स को कलेक्ट करने के लिए स्पाइंग की जो बात है उसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। अच्छा सर, ये बताएं, अभी बहस ये हो रही है कि इनका एक तो ये है कि उसको अभी तहरीक इंसाफ ने रिजेक्ट कर दिया, जी हम इस कमीशन को नहीं मानते। वही वाली बात, मिट्टी पाव वाला काम है, कमीशन करता रहे बस ठीक है। आपको पता है पाकिस्तान में रोजाना कोई ना कोई ये काम हो रहे होते हैं, अगले दिन याद नहीं रहता कि कल का क्या मसला था, 2-4 दिनों में लोग भूल जाएंगे और 6 महीने साल लगता रहेगा इसका। तो वो सरबराही की बात हो रही है कि कोई रिटायर्ड जज साहब जो है ना इनको लगाए जाएं, और जिस पे कोई मान नहीं रहा, वो कहते हैं कहाँ से आएंगे, सर्विंग होना चाहिए। तो आपकी नज़र में कोई है सर, कोई आपसे पूछा जाए कि आप बताएं कि किसको इसका सरबराह लगाया जाए, जिनकी फाइंडिंग पे पूरे मुल्क को तो छोड़ें, जुडिशरी को खुद एतबार हो कि हाँ जी ठीक है ये जज साहब ठीक हैं, ये इनको लगा दिया जाए तो हमें इनकी फाइंडिंग पे बिल्कुल एतबार है। सर कोई आपके जहन में है ऐसा एक कोई जज सर? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी तक जो जुडिशल कमीशंस बने हैं, जुडिशल कमीशन का मकसद ये है कि वो सिटिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पर मुश्तमिल होने चाहिए। लेकिन उसका तरीकाकार ये, जो पहले जो इस तरह के जुडिशल कमीशंस बनते रहे हैं, वो चीफ जस्टिस के उनकी जो इमा के या उनकी मर्जी से या उनको कहा जाता है कि आप जो है कुछ जजेस पेयर करें जिनके जरिए हमने जो है ये इंक्वायरी करवानी है जुडिशल। आपको याद होगा कि 2013 में एक जुडिशियल इंक्वायरी हुई थी, जो PTI की जो इल्जामात थे कि जी इलेक्शंस 2013 के रिग हुए थे, तो उस पर एक बड़ी लंबी उन्होंने एक धरने भी किए। फाइनली फिर एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया, उस ऑर्डिनेंस के जरिए एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग 3 जजेस उन पर मुश्तमिल जो है वो एक जुडिशियल कमीशन बनाया गया, जिसकी सरबराही उस वक्त के चीफ जस्टिस नासरुल मुल्क कर रहे थे। तो वो एक उन्होंने पूरी एक जुडिशियल साइड पे एक इंक्वायरी की, उसकी रिकमेंडेशन। सर जी को नाम बताएं, आप खुद जज रहे हैं, इतने बड़े वकील हैं, बहुत बड़े मतलब इदारों के आप कंसल्टेंट हैं, लीगल सर्विसेज आप उनको देते होते हैं। सर जी आपको अटॉर्नी जनरल हो तो आप क्या मशवरा देंगे वजीर आजम को, किसको लगाया जाए? मैं ये समझता हूँ कि अभी ये जो इंक्वायरी कमीशन बन रहा है, इसमें जो भी हो, चाहे वो 1 मेंबर हो या इससे ज्यादा हो, वो ऐसे अशखास होने चाहिए, और प्रेफरेबली वो कोई जुडिशरी से कोई साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए कि जिनका ओवरऑल एक इम्प्रेशन बार एसोसिएशंस के ऊपर भी और उनकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से, इंटेग्रिटी के हवाले से और अवाम में भी वो अबाव बोर्ड हो, कि जो भी फैसला करे। ऐसा कोई नेक बंदा है सर हमारे रैंक्स में सर पाकिस्तान में? बहुत लोग हैं, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि इतना भी कह तो रिजाल है। हमारे रैंक्स में बहुत सारे ऐसे ईमानदार और क्रेडिबल लोग मौजूद हैं कि जिनके ऊपर आप इंसार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मैं ज्वाइन किया सर, ग्रेटफुल, थैंक्स इंडीड। शाखावर साहब हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे MNA आमिर डोगर साहब, उनसे ज़रा बात करेंगे सेनेट मामलात पर, और जिस तरह से मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना लिया तो KP में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर देंगे, ये एक इंदिया दिया है इलेक्शन कमीशन ने, ये किस तरफ जा रही है सिचुएशन, उसके ऊपर बात करेंगे। आमिर डोगर साहब के साथ हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है आमिर डोगर साहब, सीनियर रहनुमा PTI और MNA हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर डोगर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम।
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आमिर डोगर साहब। ये बताइए, सबसे पहले आपसे बात करते हैं ये मोहसिन नकवी और राहत चीमा के हवाले से। बड़ी शदीद किस्म की आप लोगों की इन दो लोगों के साथ, अगर पूरे ऑपोजिशन में देखा जाए तो आप लोगों इन दो लोगों के साथ आपकी बड़ी सख्त किस्म की ऑपोजिशन रही है। ये कैसे बिला मुकाबला मुंतखब हो गए? आज के दिन तक तो आप मोहसिन नकवी साहब को बुरा भला कह रहे हैं, उन पर तनकीद कर रहे हैं, अपने जो हालात हैं उनका जिम्मेदार उनको ठहरा रहे हैं, ये क्या हुआ? देखें, ये बिला मुकाबला अपने नंबर्स के ऊपर हुए हैं, हमारा नंबर लेकर तो नहीं हुए। जो सेनेट की असेंबलियों में गेम होती है, ये मैथमेटिक्स की गेम होती है। इसी तरह जब पिछली असेंबली थी, आज से 3 साल पहले परवेज लाई साहब स्पीकर थे। स्पीकर हमेशा इनिशिएटिव लेता है और वह तमाम पार्लिमानी पार्टीज को बुलाकर ये कहता है कि आपको भी पता है, हमें भी पता है कि किस पार्टी के कितने नंबर्स हैं, तो क्यों ना हम इसको बैठकर टेबल के ऊपर तय कर लें और जिसके जितने नंबर्स हैं उसके हिसाब से आप अपनी सीटें जो हैं वो अनअपोज करवा लें, बजाय इसके कि फिर कोई मंडी लगे, कोई खरीदो फरोख्त हो, कोई इस तरह का बाजार गर्म हो। तो पंजाब के अंदर हमेशा से हालात ऐसे रहे हैं कि पंजाब में हम गवर्नमेंट में थे और PMLN अपोजिशन में थी, या हम अपोजिशन में भी थे और PMLN गवर्नमेंट में भी थी। तो ये पहले से पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में, स्पेशली बड़े सूबों में जहां नंबर्स ऑफ वोट्स पर सेनेटर ज़्यादा उसके अगेंस्ट डाले जाते हैं, वो इजी हो जाता है। जहां थिन मार्जिन होता है वहां मामला लटका रहता है, जैसे KPK में हमेशा लटका रहता है, बलूचिस्तान में लटका रहता है, लेकिन सिंध में और पंजाब में अनअपोज हो जाता है। अब ये लिस्ट PMLN की थी, तो उनकी लिस्ट में उनके जो भी मेंबर्स थे, जो भी वो नाम थे और वो अहल थे अगर सेनेट के इलेक्शन में, तो उन्होंने अपने नंबर्स के अगेंस्ट सीटें उठाई हैं। हमारी जो PTI के MPs थे, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के थे, हमने अपने नंबर्स के अगेंस्ट अपनी सीटें उठा ली हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो डोगर साहब आपने एक तो बहुत शुक्रिया, आपने डोगर भाई आपने ज्वाइन किया, बड़ी अच्छी बातें की, मैं रियली आई अप्रिशिएट इट। अब जब हम ये बातें मीडिया करता है, कुछ सेनर एलिमेंट्स करते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस करते हैं कि इसी तरीके से को एग्जिस्टेंस के साथ पॉलिटिक्स होनी चाहिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए, एक दूसरे का मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, तो उस वक्त आप कहते हैं ये डाकू चोर हैं, ये इन्होंने तो मुल्क को लूट गए हैं, हम तो इनसे हाथ नहीं मिलाते, हम इनसे मिलते नहीं हैं, अगर हमने इनसे हाथ मिला लिया तो आसमान गिर पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे आपको अपना फ़ायदा नज़र आ रहा हो भाईजान, मैं आपकी ज़ाती नहीं बात कर रहा, वो वाला पार्टी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे अच्छी अच्छी बातें याद आ जाती हैं कि यार हमारा मैंडेट इतना था, उनका इतना, मतलब आप उनके मैंडेट की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वैसे आप कहते हैं कि धांधली हुई है, इलेक्शन हुए, चोरी की है, डाके मारे हैं और हमारा मैंडेट चोरी कर गए। यहाँ पे डोगर भाई आप उनके मैंडेट का एहतराम कर रहे हैं कि उनकी 5 सीटें बनती थी और हमने बड़े एहतराम के साथ उनको पेश कर दी कि 5 तुसी रख लो, 2 विचू सानू दे दो, तो वी डोंट हैव ये प्रॉब्लम। तो सर जी बाकी मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट भी कर दूं भाईजान, ये 2012 में इलेक्शन हुए थे पंजाब में, ये जब आपको याद होगा मोहसिन लगारी साहब सेनेटर बने थे, ऐसे सिंध में भी इलेक्शन होते थे। ये अभी हुआ पिछले साल, मेरा ख्याल 3 साल पहले वालों में, आप ठीक कह रहे हैं कि बैठ के बांट लिया था उन्होंने, कहा ये 4 आपकी 5 हमारे, उस वक्त PTI और आप लोगों ने ये किया था। अब भी पंजाब में PTI और इन नवाज लीग ने फिर कर लिया। आपका वर्कर बेचारा सारा दिन लड़ता रहता है, आप बैठ के सर इस मामले पर अंडरस्टैंडिंग उनका मैंडेट मान लेते हैं सर, अदरवाइज एक दूसरे का मैंडेट नहीं मानते सर। आई एम सॉरी फॉर लॉन्ग क्वेश्चन सर। कलास्ट्रा साहब देखें, आपकी बात अपनी जगह, उसमें वजन है। जो असूलों पर लड़ाई है, जो फ्लोर ऑफ द हाउस पर लड़ाई है, जो अपने मंशूर के मुताबिक जिस बेस लाइन पर हम खड़े हैं उस पर तो हम खड़े हैं। लड़ाई हमारी होती है एक असूल पर, एक नजरिए पर, और उस बात पर के जो हम के मफाद की बात है। अब जहाँ पर आप ये समझते हैं कि अगर किसी के ज़ात की कोई मसला है, तो मैं ये नहीं समझता कि हमें किसी के अगेंस्ट इतना जाना चाहिए कि हम शख्सी लड़ाई बना लें। सर आपकी पार्टी के मैं आपको बड़ा पसंद करता हूँ, पता है आपकी इन बातों की वजह से, वेरी मैच्योर, वेरी सेंसिबल। आपने हमेशा लास्ट टाइम में हमारे प्रोग्राम में थे, बड़ी अच्छी बातें की थी आपने। तो ये आपकी पार्टी लीडरशिप इन बातों को, मतलब जब आप जैसे लोग बात करते हैं तो उनको साइड पे कर, नहीं ये डाकू चोर है, हम तो बात ही नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं करना। तो सर मैं एक और बात कह रहा हूँ, तो आप जैसों की बात क्यों नहीं सुनी जाती कि फिर यार बैठ के इसी तरीके से एक दूसरे का मैंडेट का रिस्पेक्ट करते हैं। इस मामले में तो इमरान खान साहब भी एतराज नहीं करते, उन्होंने भी कोई सवाल नहीं उठाया। तब देखें, इसमें मैंने एक कलीदी किरदार अदा किया पंजाब में।
तो ये सारी यहाँ क्यों नहीं करते? नहीं डोगर भाई, ये किरदार जो है ये इस्लामाबाद में क्यों नहीं करते आप सर? अब चीफ विप है सर पंजाब, सर अब पंजाब केपीके में भी मेरी ये कोशिश थी है कि हम इसी तरह कर लें। नेशनल असेंबली में हम चले गए बावजूद इसके कि जो हमारा सर केपी में तो आप हलफ नहीं दे रहे, वहां पे खवातीन वाले वहां पे आपने स्टैंड लिया हुआ है और जो मेरे को जस्टिफाइड है कि आपकी सीटें थी नहीं थी कि ज्यादती हुई है। सर हल्फ की तो फिर ये बात है कि जो हाई कोर्ट का फैसला हुआ था वो फैसला हमारे नेशनल असेंबली के स्पीकर ने भी ना माना और उन्होंने उनका उठवा लिया और अब जो मामला है वो कोर्ट में है और कोर्ट का जो भी फैसला होगा। भाईजान ये बताएं, जहां पे आपको वो कहते हैं वो मीठा मीठा वाला हिसाब है, मैं खुद मीठे का बड़ा शौकीन हूँ, मतलब पंजाब में आपको मीठा मिल रहा था दोनों को, तो एडजस्टमेंट हो गई है, वहां डाकू चोर का कोई मसला नहीं रहा। वहां पे मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ पूरा 1 साल तक आपका बयान था जो हो सकता है जस्टिफाइड था, बड़ी वर्कर्स के खिलाफ, बाकी लोगों के खिलाफ ज्यादतियां भी होती रही हैं। अब वहां पे तो आपने बयान नहीं बनाया सर। बयानिया तो वो अभी भी रहेगा, लेकिन बात यह है कि हाउस के अंदर सिर्फ एक पार्टी तनहा तो नहीं आती, तनहा तो नहीं आती। ये बात अपने अगेन आमिर भाई, ये बात आप अपने बड़ों को क्यों नहीं समझाते? आपने बड़ी खूबसूरत बातें की, मुझे बड़ी खुशी हो रही है सर। बात देखिए, हम असेंबली में गए हैं ना, असेंबली में हमने स्पीकर का इलेक्शन भी लड़ा एक एहतजाज के साथ, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया एक एहतजाज के साथ। वो मौक़िफ़ जो हमारा फार्म 45 के जरिए हमारा मैंडेट चोरी किया गया, आप समेत पाकिस्तान का बच्चा जानता है, वो मौक़िफ़ हमारा रहेगा। इस मुल्क के सर उस मौक़िफ़ को जहाँ पे स्टैंड लेने का टाइम था, दैट वाज अ बिग टाइम। आप कहते बाहर में गई हमारी सीटें जाती हैं जाएं, हमारा 2 सेनेटर नहीं बनते ना बने, लेकिन हमने इन लोगों पे, हम इनको कंटेस्ट करेंगे, हम इनके खिलाफ खड़े होंगे, हम इनके खिलाफ वोट डालेंगे या अपने लोग वोट से बनाएंगे। तो भाई सेनेट में, असेंबली में ऐसा होता नहीं ना। हमने वोट डालना था तो उनके अगेंस्ट तो नहीं डाल सकते थे ना वोट, फिर भी हमने अपने ही बंदों को डालना था ना। नहीं एक मैसेज, तो हमने अपने बंदों को डालना था। आमिर भाई मैसेजिंग तो जाती है ना, आपका वर्कर बेचारा सारा दिन ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, मैं नहीं कहता क्या क्या करते रहते हैं बेचारे आप लोगों के लिए। आप लोग बैठ के एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। वो बेचारे, उन्होंने 1 साल में पता नहीं क्या कुछ नहीं किया होगा, भुगता भी है उन्होंने साफ, पंजाब में भुगता है ज्यादा। नहीं, सेनेट के इलेक्शन का तरीकाकार और आम वोटर का तरीकाकार में थोड़ा सा फर्क होता है। इसी तरह देखिए, कौमी असेंबली का इलेक्शन था, वो हम लड़ रहे हैं, जो हो रहा है, हम दोनों सीटों पे, टेक्नोक्रेट पे और जनरल पे लड़ रहे हैं। हमें हमारे नंबर्स का पता है कि हमने नहीं जीतना, लेकिन हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो ये अच्छा, हमें थोड़ा आगे चलते हैं। अभी आपने सुना होगा कि इस वक्त आपकी पार्टी की टॉप लीडरशिप जो है वकीलों से नाराज है। मैं मरियम, ये वट्टू साहिबा हैं, मेरा ख्याल है बुशरा साहिबा की बहन है, कल उन्होंने ट्वीट भी किया था बड़ा सख्त। उन्होंने कहा जनाब कि ये जो यहाँ पे ये जजेस वाला ये आया था, खत आया था, इस पे पीटीआई ने क्या किया है। सो पीटीआई, उनको ये फील हो रहा है कि आपके जो टॉप लायर्स हैं, वकील हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, या क्योंकि एजेंसीज का मामला है, एजेंसीज का नाम आ गया है तो सारे वकील चुप कर गए हैं। सो आपकी अपनी पार्टी के अंदर आवाज़ें उठना शुरू हो गई कि वकीलों को तो आपने टिकटें दे के सियासतदान बना दिया है सर, कोई सेनेटर है, कोई वहाँ पे कौमी असम्बली में है, बला बला, तो पीछे केस कौन लड़ेगा सर आप लोगों के? कलासरा साहब, अर्जी है कि परसों शाम को एक खत आया और जिस खत ने इस पूरे निज़ाम को नंगा करके रख दिया और संगीन इल्ज़ामात उन जजों ने लगाए और आलमोस्ट पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मैं ये समझता हूँ कि ये बारिश का पहला कतरा बना। और इसके ऊपर हमने कल फौरन ही सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हंगामी तौर पर आज मीटिंग हुई कोर कमेटी की। आज मेरे समेत बाकी लीडरशिप खान साहब के पास गए, वहाँ हमने तय किया कि हम इसकी पूरी तहरीक चला रहे हैं। एक 804 की रिहाई और दूसरा अदलिया की आज़ादी। एतवार वाले दिन 804 आप इमरान खान साहब का कह रहे हैं सर? 804 की रिहाई, ओके सर, अदलिया की आज़ादी। और इतवार वाले दिन कलासरा साहब, एक पाकिस्तान की तारीख की बहुत बड़ी रैली हम पेशावर में करने जा रहे हैं। सोमवार को एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हो रहा है और हर लेवल पे हम इसके ऊपर भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। वट्टू साहिबा ने सर, वो उनकी बहन है ना सर, मेरी बात, उन्होंने इतनी मायूसी का इजहार क्यों किया है कि या पीटीआई में कैंप में बिल्कुल खामोशी है, चुप है, कोई एक्टिव नहीं है? सर तो सुने, कल नेशनल असेंबली में मैं बाकायदा हाउस की बुलाने की रिक्वेस्ट जमा करवा रहा हूँ कि इतना अहम इम्पोर्टेंट इशू है कि पूरे मुल्क में एक आईनी बहरान पैदा हो गया, हाउस फौरन कॉल किया जाए और इस मैटर को डिस्कस किया जाए। अच्छी स्ट्रेटजी है तो
हमारी सारी तैयारी चल रही है, तैयारी हो रही है। हम अदलिया और रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं। हम अपने इन जजेस के साथ हैं और इंशाल्लाह उस वक्त तक साथ रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, अब सब कुछ तय हो गया कि ये सब कुछ जो किया गया ये इमरान खान साहब को सजाएं दिलाने के लिए किया गया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ और हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है ये आपके सामने है। अब बाल है चीफ जस्टिस साहब की अपनी कोर्ट में, और अवाम और सिविल सोसाइटी इंशाल्लाह इस तहरीक में भरपूर हिस्सा लेगी। और आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये तहरीक पाकिस्तान की एक बड़ी मजबूत तहरीक बनकर उभरी है रूल ऑफ लॉ के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए। बहुत शुक्रिया। जहाँ तक बुकला जी सॉरी, बुकला की एक बड़ी तादाद हमारे साथ है, असेंबली में भी है, बाहर भी है। तो बुकला अपनी अपनी जगह पर अपना एक अहम रोल अदा कर रहे हैं, केसेस हैं। वो तो आपस में भी लड़ते रहते हैं सर जी, आपकी पार्टी में तो आपस में भी लड़ते रहते हैं। शॉर्ट कमेंट सर। सर लड़ाई तो देखें हर जगह पर जहाँ चार बंदे होते हैं वहाँ लड़ाई होती है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि भी किसी की जातियात की लड़ाई है। थोड़े बहुत इख्तलाफात तो होते हैं, लेकिन पार्टी के साथ लॉ एंड लाइन के नजरिए के सलाह सब उस स्ट्रगल का हिस्सा है। और पिछले एक साल में जो अदलिया जो हमारे बुकला का किरदार है, मैं उसको खराज पेश करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब, आपका पॉइंट आ गया और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। जो स्ट्रेटजी आमिर डोगर साहब ने बताई है ये कितनी मौजूद साबित हो सकती है। क्लासेस आपके कमेंट्स लेंगे इस पर, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस साहब, ये जो आमिर डोगर साहब ने तमाम स्ट्रेटजी बताई है और जिस तरह से उन्होंने बताया कि हाउ दे गोइंग टू यूज दिस लेटर इन द फेवर ऑफ पीटीआई's नैरेटिव, आपको क्या लगता है क्या सिनेरियो बनने वाला है? जो भी टाइम थोड़ा इस पे फिर बात करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इस वक्त मुझे ना थोड़ी सी और बात मैं करना चाह रहा था। आमिर डोगर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, हालांकि वो मार्शल रेसेस हैं, डोगर जो हैं वेरी पावरफुल पीपल, वेरी मार्शल रेसेस ऑफ हिंदुस्तान पाकिस्तान, उनमें वो एग्रेशन नहीं है। मतलब पॉलिटिकली तौर पर ही इज वाइज। उन्होंने आपने बातें सुनी ना, बड़ी उन्होंने सुलझी हुई बातें की हैं, बड़ी अच्छी बातें की आमिर डोगर साहब ने कि हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए, एक दूसरे के साथ। ये पॉलिटिक्स है ना, ये जमहूरियत है। नहीं तो वो जो मैं बार बार कहता हूँ 1857 का पहले का हिंदुस्तान में क्या होता था, तलवार फैसला करती थी ना। उस वक्त आपके ये होते अफगान होते थे, फिर उसमें आपके ईरानी होते थे, राजपूत होते थे, अरब्स होते थे, टर्क्स होते थे, मरहट्टे, राजे महाराजे सारे ये तलवारों पर फैसला करते थे बादशाह कौन होगा। अब उसके बाद जमहूरियत है। जमहूरियत यही थे ना कि आपस में बंदे गिन लो यार, आपके साथ कितने हमारे कितने, ताकि कत्ल गारत तो बचे ना। आपने अगर कत्लो गारत ही करनी 1857 वाले उसमें हिंदुस्तान में जाने के तलवार ही फैसला करेगी कि बादशाह कौन होगा, फिर तो मुल्क नहीं चलते होते। सो उन्होंने बड़ी सेंसिबल सुलझी हुई बातें की हैं कि जनाब कि हमने एडजस्टमेंट के। सवाल ये है कि आमिर डोगर साहब जैसे कितने लोग हैं पार्टी में जो इस तरह की सोच रखते हैं, और पार्टी आज ये तबाही का शिकार ना होती अगर आमिर डोगर साहब और कुछ और लोग। मैं क्लास साहब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी उनसे कि ये तमाम चीजें अब्बानी पीटीआई के कॉन्सेंट से हो रही हैं, उसका टाइम नहीं मिला, क्योंकि अगर ये बहुत बड़ा चेंज है फिर अभी टाइम नहीं है। खत्म हो गया। खान साहब ने हमेशा किया है यहाँ पे, और हर पॉलिटिशियन करते हैं जहाँ जाती फायदा होता है वो डील स्ट्राइक करते हैं। गलत टाइम पे किया है, मैनी टाइम्स, काफी डिले हो गया, मैनी टाइम्स किया उन्होंने। चलें, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।